फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। अगर आप बिगनर हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। तो बात करें, इंडिया में मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि रीजनल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो बीएसई और एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसई, जो कि एक्स्टेब्लिश हुआ था 1875 में। इंडिया और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड भी है, जो कि ट्रैक करता है टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। और इसके अंदर जो अंडर मेजर इंडेक्सेस आते हैं वो है सबसे पहले सेंसेक्स और बैंक एक्स। बात करें अगर एनएसई की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक्स्टेब्लिश हुआ था 1992 में। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये ट्रैक करता है टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो बात करें एनएसई और बीएसई में फ्रेंड्स, मोर देन 7000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। तो कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड हैं। फर्दर हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़। तो फुली जो सेबी ही इंडियन स्टॉक मार्केट को लुक आफ्टर करता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक्स्टेब्लिश हुआ था 1888 में, जो कि एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है, बट इन द ईयर 1992 इसे स्टैचुरी बॉडी की जो रिकॉग्निशन मिली बाय निरसिम्हा कमेटी। तो इसका जो मेन रोल रहता है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट में बना रहे, फेयरनेस ऑफ प्राइसेस रहे। तो बात करें अगर हम रोल ऑफ आरबीआई का, इनडायरेक्टली आरबीआई भी इन्वॉल्व होता है टू रेगुलेटिंग द मार्केट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स को लेके। तो फर्दर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी अहम रोल रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात करें जो मेन रोल्स हैं, फ्रेमिंग पॉलिसी, उसके बाद दूसरा जो है प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल बजट जो कि यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है। बात करें डिटेलिंग द प्लान फॉर टैक्सेशन के लिए, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर से डिसीजन लिए जाते हैं। फर्दर बात करें स्पेंडिंग इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, हमारे जो किसके ऊपर फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल जो भी है, उन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर फोकस। कई बार एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस में लाया जाता है, तो उसका भी हमें पॉजिटिव ऐसे स्टॉक्स जिस सेक्टर को अगर ज़्यादा फोकस में, अगर बजट में ज़्यादा उसके लिए बजट रखा जाए तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमें देखने को मिल सकता है। फर्दर बात करेंगे हम डिफरेंट सेक्टर। तो फ्रेंड्स, इंडिया में 30 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम। जो भी कनेक्शन अभी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एयरटेल है, जियो है, या फिर वोडाफोन आइडिया है, या बीएसएनएल है, तो ये तीन जो कंपनीज़ हैं, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। मेटल सेक्टर में अगर हम बात करें तो टाटा स्टील हो गया, उसके बाद हिंडाल्को है, और माइनिंग में कोल इंडिया जैसी कंपनीज है लिस्टेड हैं। बात करें अगर आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज लिस्टेड हैं। शुगर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, जैसे रेणुका शुगर हो गया, उसके बाद बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें हम, तो बजाज फाइनेंस हो गया, बैंकिंग में एसबीआई हो गया, जैसे जेके बैंक है, तो बीओबी हो गया, उसके बाद पीएनबी जैसे बैंक, और ऑलमोस्ट सभी बैंक अपने जो लिस्टेड ही हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। फर्दर हम बात करें अगर हेल्थ केयर, सिप्ला और लुपिन जैसी कंपनियां हैं जैसे लिस्टेड हैं। तो बात करें रियल एस्टेट में, तो इंडियन होटल और लेमन ट्री जैसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। तो एनर्जी सेक्टर की बात करें अगर हम, टाटा पावर हो गया, उसके बाद अडानी पावर है, जेपी पावर जैसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। तो एग्रीकल्चर और केमिकल की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनीज हैं। केमिकल सेक्टर की टाटा केमिकल हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया, तो एफएमसीजी, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी फ्रेंड्स और भी कंपनी, जैसे पेंट सेक्टर में एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया। अगर बात करें हम सीमेंट सेक्टर की, तो जिसमें जेके सीमेंट है, उसके बाद अंबुजा है, एसीसी है, लक्ष्मी सीमेंट है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं डिफरेंट सेक्टर्स की। तो फर्दर हम बात करेंगे फ्रेंड्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स।
तो कौन-कौन है जो सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में जो हम हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है? तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। वही बात करें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसमें डीआईज़ और एफआईज़ आते हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड हो गया, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गया, लोकल पेंशन फंड्स हो गया, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो वहीं बात करें अगर हम एफआईज़ की, तो एफआईज़ में हेज फंड हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होगी, पेंशन फंड्स हो गए, उसके बाद फॉरेनर सेंट्रल बैंक्स वगैरह आते हैं डीआईज़ में। तो फर्दर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। तो डीमैट का मतलब है कि डीमैटेरियलाइज्ड। 1996 से पहले क्या होता था कि आपको निवेश करने के लिए पेपर वर्क करना पड़ता था, लेकिन 1996 के बाद अब क्या हो गया कि आपको डिजिटली अपने जो स्टॉक्स हैं आप बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो उसके लिए इंडिया में अगर बात करें तो 4000 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो 7 टॉप ब्रोकर्स हैं जो कि अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन्हीं के साथ ही, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो टॉप में हैं तो आपको उनके साथ ही डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो सबसे पहले है ग्रो है, उसके बाद ज़ीरोधा है, एंजल वन है, उसके बाद अपस्टॉक्स है, डन है, पेमेंट मनी है और 5 पैसा। आप इनके साथ फिर भी आप अपने लेवल पे रिसर्च करके जो अपने फुल सर्विस ब्रोकर के साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जिन आपको नाम बताए हैं। सो फर्दर फ्रेंड्स बात करेंगे जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो इक्विटी सेगमेंट है, एफएनओ है, कमोडिटीज़ है और करेंसी है। इक्विटी सेगमेंट में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हो, चाहे वो 20 30 40 50 इवन की 100 ईयर तक भी आप होल्ड कर सकते हो। वहीं बात करें हम डेरिवेटिव मार्केट की, तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन एक हाईली रिस्की सेगमेंट है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस सेगमेंट को, क्योंकि एज़ पर सेबीज रिपोर्ट 92% से ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो नेट लॉस में हैं। सो कोशिश करो कि इक्विटी सेगमेंट में टाइम स्पेंड करने के बाद, प्रॉपर लर्निंग के बाद ही एफएनओ सेगमेंट में आप एंटर करो। बात करें अगर कमोडिटी की, तो इसमें एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो। तो बात करें अगर करेंसीज़ की, तो इंडिया में कुछ ही करेंसीज़ में ट्रेडिंग अलाउड है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you and have a nice day.